हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस वीडियो में हम पुष्प, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्प से। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक पुष्प का चित्र है जिसके अलग अलग भाग हैं। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, परागकोश, तंतु, दल, बाह्य दल और पुष्पासन। अब दोस्तों, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय मादा जननांग स्त्री केसर के हिस्से हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और परागकोश और तंतु नर जननांग पुंकेसर के हिस्से हैं। अब एक या उससे ज्यादा स्त्री केसर आपस में मिलकर जायांग बनाते हैं और इसी तरह से एक या उससे ज्यादा पुंकेसर मिलकर पुमंग बनाते हैं और बाह्य दल आपस में मिलकर कैलिक्स बनाते हैं और दल आपस में मिलकर कोरोला बनाते हैं। आइए अब हम पुष्प के नर जननांग पुंकेसर को समझते हैं। ये चित्र पुंकेसर का है। कितना सुंदर है ना ये। पहला है द्विपालिक संरचना वाला परागकोश और दूसरा है लंबा एवं पतला डंठल तंतु। जरा यहां देखिए, ये चित्र पुंकेसर का आपकी एनसीईआरटी किताब का है जिसमें कि मैंने परागकोश और तंतु को दिखाया हुआ है। और ये पुंकेसर तंतु की मदद से पुष्प से जुड़ा रहता है। यहां पर पराग सैक होता है जहां पर परागकण उत्पन्न होते हैं और इन्हीं पराग सैक में 4 लघु बीजाणुधानी होती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक पराग कोश है और पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और ये लघु बीजाणुधानी टपिटम नाम की परत से ढके होते हैं। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की भित्ति कैलोस नाम की परत से बदल जाती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस से विभाजन होने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं जिन्हें हम लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। बाद में कैलोस की परत हट जाती है और स्पोरोपोलिनिन की परत इनके ऊपर आ जाती है। टपिटम परत भी अतिरिक्त स्पोरोपोलिनिन उत्पन्न करने लगती है और ये अतिरिक्त स्पोरोपोलिनिन लघु बीजाणु के ऊपर आने लगती है। अब लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होने लगता है जिससे कि जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल बनता है और कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल बनता है और इसी को हम परागकण कहते हैं। और ये परागकण बाद में एक रेस्टिंग स्टेज में जाने लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझते हैं। अब इनमें
4 भित्ति परतें होती हैं, जो कि हैं अंतस्त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम और मध्य परत यानी कि मिडल लेयर। ये तीनों परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश को फूटने में मदद करती है। इसकी आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं, जो कि विकासशील परागकणों को पोषण देती है। और सबसे अंदर की ओर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। और दोस्तों ज़रा यहाँ देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको लघु बीजाणु जनन की परिभाषा जरूर याद रखनी है, जो कि है जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परागकण को समझते हैं। ये नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब हम परागकण की परतों को समझेंगे। वो चीज़ हम इस चित्र से समझेंगे। इनमें 2 परतों वाली भित्ति होती है। बाहरी बाह्य चोल होती है, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और आंतरिक भित्ति अंतःचोल होती है, जो कि सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से बनी होती है। और दोस्तों परागकण के बाह्य चोल में रंध्र होते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। आइए अब परागकण की कोशिकाओं को समझते हैं। इनमें 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। अब हम इनको समझेंगे। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें कि प्रचुर खाद्य भंडार होता है। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक भी होता है। और दूसरी है जनन कोशिका, जो कि छोटी होती है, तुरकु आकृति वाली होती है, जिसमें कि घना जीव द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। आइए अब परागकण की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पॉलन जीवन क्षमता। परागकण की वो अवधि जिसमें वे अंकुरण करने की क्षमता बनाए रखता है, पॉलन जीवन क्षमता कहलाती है। ये क्षमता तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि चावल और गेहूं के परागकण में ये क्षमता 30 मिनट तक होती है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी में महीनों तक ये क्षमता रहती है। पराग भंडार। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है, जो कि बाद में फसल के उत्पादन में काम आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलन एलर्जी को समझते हैं। अब दोस्तों परागकण एलर्जी करते हैं एवं श्वसनीय वेदना भी पैदा करते हैं, जो कि कभी कभी दमा और श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो सकती है। अब परागकणों के कुछ फायदे भी हैं, जिससे कि पराग उत्पाद यानी कि पॉलन उत्पाद बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह टैबलेट और सिरप बनाने के काम आता है और इससे खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस वीडियो में हमने पुष्प को समझा, जिसका हमने नर जननांग पुंकेसर के बारे में चर्चा करी और हमने परागकण के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, भ्रूण कोश और परागण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।